मिलेंगे और एप्टीट्यूड में मतलब एप्टीट्यूड और रीजनिंग मिला करके 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अच्छा खासा क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात ये। तो अब चलो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। ये जो उन्होंने सैंपल पेपर दिया है, सैंपल पेपर में कई जगह पर क्या है कि उन्होंने मिस्टेक मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। जैसे कहीं पे कुछ कमांड देनी होती है ना, ब्रैकेट की या डिवाइड की, तो उन्होंने वो कमांड ही लिख दी है, कहीं कहीं पे कमांड लिखी होगी। जैसे देखो ये जो है ना, ये कमांड लिख दी है उन्होंने। तो ये हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी हो या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, इस तरीके का कुछ होगा। यहाँ पे देखो इधर पे भी उन्होंने कमांड लिख दी है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन बता दूंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन वो तुमसे पूछ रहे होंगे। जैसे डेटा प्रोसेस करना जरूरी है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 12 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये कितना है, ये है, ये भी 12 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी ये कितना है, ये है 10। और वो बोल रहे हैं कि बी और सी डिसजॉइंट सेट है, मतलब कि बी इंटरसेक्शन सी में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि बताओ कि ये क्या, अब ये जो पूरा लिखा हुआ ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस देन, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, कुछ ऐसा लिखा हो। या ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने लिखा हो एन ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इन दोनों में से कोई भी एक तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। ये जो यहाँ पे कमांड लिखी हुई ना, वो इस तरीके का क्वेश्चन। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले थोड़ा बहुत सेट वगैरह पढ़ा होगा, तब तो आप बता सकते हो कि ये कैसे होगा क्वेश्चन। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं बता सकता कोई। अच्छा, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मुझे बस इतना बताओ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या होता है? ये होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक थ्योरम होती है सेट थ्योरी। अगर आपको ये थ्योरम पता है तब तो क्वेश्चन हो गया, और अगर आपको ये थ्योरम नहीं पता तो क्वेश्चन ऐसे, ये जो लिखा हुआ ना कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ये कैसे आएगा? ये आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब मान लो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी में तो अपने पास कोई एलिमेंट है नहीं, यानी यहां तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो ए यूनियन 0 क्या आएगा, ए ही आएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए निकालोगे तो वो तो उसने तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो 12 है। तो अगर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया होगा तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 12 आ रहा होगा। और ऑफ कोर्स यही वाला क्वेश्चन पूछा भी गया होगा, क्योंकि जो डेटा दिया हुआ है ना, उसके हिसाब से ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि बी यूनियन, हाँ बी, हमें ये भी नहीं पता ना कि बी और सी में कितना कॉमन है कितना नहीं कॉमन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने ये वाला क्वेश्चन तो हमसे नहीं ही पूछा होगा, क्योंकि इसका डेटा ही नहीं दिया हुआ है। उसने हमसे पूछा होगा ये वाला पूछोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 12। लेकिन ये कब आएगा, जब आपको सेट थ्योरी के बेसिक्स पता होंगे। बेसिक फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया, ये सबको पता होना चाहिए। अगर ये अभी तक आपको नहीं पता है तो ये लिख लो फॉर्मूला बुक में। तुम्हारे फॉर्मूला बुक में, जैसे मैं बोलता हूँ ना क्लास में, कई बार क्या होता है कि बहुत लोग बोलते हैं हाँ सर ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लगा, समझ में आ गया, और इसका आंसर तो 12 ही आ रहा है, डायरेक्टली आ रहा है। लेकिन जैसे तुम आज भूल गए हो ना, ऐसे ही तुम कल फिर भूल जाओगे। ये तुम्हारी फॉर्मूला बुक में होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला सबके, क्योंकि जब आप इसको डेली रिवाइज करोगे तो एग्जाम में आपको जाकर के क्लिक होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। एग्जाम नहीं रिवाइज करोगे तो कुछ भी क्लिक नहीं होने वाला। पहले वाले से ये क्वेश्चन, मतलब ये वाला, ये जो कंडीशन है ना, ये मैं बोल रहा हूँ कि पहले वाली कंडीशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ना तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी पता है, ना ए इंटरसेक्शन बी पता है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप देखो, अगर आप ये कंडीशन लगा रहे हो तो बी यूनियन सी में तो मान लो अपने पास आ जाएगा, लेकिन उन बी यूनियन सी के साथ ए में क्या क्या कॉमन है, ऐसा कोई डेटा दिया हुआ है क्या वहां पे? ऐसा कोई डेटा नहीं, इसलिए पहला वाला क्वेश्चन वहां पे नहीं हो सकता। इन ये जो कमांड्स हैं, इन कमांड्स की जगह पर यही लिखा होगा, वो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को देख करके। मतलब आप ये समझ के देखो कि फिलहाल आपको जो क्वेश्चन दिया है वो ये चीज जो है ना, ये जो लिखी हुई है वो ये ना दे करके वो ये दी हुई है, ठीक है, और ये दी हुई है, ये इतनी चीज, यहां तक की चीज दी हुई। जब आप इसको देख करके लिखोगे
और ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, यहां से ये फॉर्मूला लगाओगे, तो आपको अपने आप पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी इज व्हाट, 0। तो ये जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इट इज ए यूनियन 5 एंड ए यूनियन 5 इज व्हाट, ए ओनली। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज व्हाट, 12। तो करेक्ट, समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब जैसे ये है, द सॉल्यूशन ऑफ sin 6q प्लस sin 4q इक्वल टू sin 8q प्लस sin 2q इज। तो देखो ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है आपके सामने, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगेगा। कितने लोगों को sin c प्लस sin d का फॉर्मूला पता है? जस्ट रेज योर हैंड। साहिल बताएगा, फिर से बोल। कितने लोगों को लग रहा है सही बोल रहे हैं? टू भी तो आएगा, टू आएगा, ये आएगा 2 sin c प्लस d बाई 2, तो हो जाएगा 5q इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, ये q आ जाएगा। फिर यहां पे भी वही लगाओगे तो आएगा 2 sin c प्लस d बाई 2, ये आ जाएगा 5q इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 आ जाएगा। अब ये 2 तो हो जाएगा कैंसिल। बहुत लोग sin 5q को भी कैंसिल कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ऐसा नहीं किया जाता। इसको एक साइड लेकर के जाओ और sin 5q को कॉमन निकाल लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos q माइनस cos 3q इक्वल टू, तो ये sin 5q तो आपके पास पड़ा ही रहेगा। यहां लगाओगे आप cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कौन बताने वाला है? या उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ये हो जाएगा। तो अब हम एक एक करके क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे, इधर sin 5q इक्वल टू 0 और sin 2q इक्वल टू 0 और sin q इक्वल टू 0। अब इनके सबके सॉल्यूशन निकाल लो, या तुम यहां से ये देख लो। अच्छा, इसमें देखो कहीं कहीं में ना थोड़ी गड़बड़ भी है, जैसे ये n पाई 5 दे दिया, ये n पाई बाई 5 होना चाहिए यहाँ पे आंसर में, ठीक है? तो वो कहीं कहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ भी हो रहा होगा, बट एनीवे अब यहां से तुम आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते। एक सिंपल सा रूल है, याद रखो, क्वेश्चन आसान ही आते हैं। ये क्वेश्चन कोई कठिन नहीं था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, 2 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है? और 2 सेकंड के क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने बस एक एक टर्म को उठा करके 0 से इक्वेट किया है। अब किसी को ये पता है कि साइन थीटा का 0 होता है तो सॉल्यूशन क्या आता है, n पाई। वहीं से जैसे 5q को n पाई करोगे तो क्या आ जाएगा, n पाई बाई 5, यहां से क्या आ जाएगा, n पाई बाई 2, यहां से क्या आएगा, n पाई। अब बस तुम्हें देखना है कि इधर n पाई और n पाई बाई 2 और n पाई बाई 5, वहां से देख लो कौन सा सॉल्यूशन बन रहा है, तुम्हें आराम से आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी दूसरा रूल क्या है, कल मैंने दीपक को बताया था फॉर्मूला बुक रिवाइज करनी है, ठीक है? उस दिन चंदन को भी बताया था फॉर्मूला बुक रिवाइज करने का मतलब क्या है, ट्रिगो का फॉर्मूला कंपलसरीली रिवाइज करना है। आप ट्रिगो पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 3 टॉपिक हमेशा याद रखो, ट्रिगो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनका फॉर्मूला आपको हमेशा ही रिवाइज करते रहना है। The number of words in which the letter of the word, अब देखो अगेन ये क्या है कि उसने कमांड डाल दी है, तो इससे कंफ्यूज मत हो। वर्ड हमारे पास क्या है, वर्ड हमारे पास ये इक्वेशन। The number of ways in which the letter of the word equation can be arranged so that consonants may occupy only odd place. Consonant कहाँ पे होने चाहिए, odd places पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है EQATION, यहां पे कॉन्सोनेंट्स क्या है, Q T N, यही 3 है। AEIOU सब आ गया, यहाँ पे वॉवेल्स यहाँ पे सारे के सारे आ गए। कितने लेटर का है ये, 8 लेटर का वर्ड। अब 8 लेटर का हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 बॉक्सेस आ गए अपने पास। अब 8 बॉक्सेस में से तुम ये देखो ऑड प्लेसेस वाले कौन से होंगे, एक तो ये हुआ ऑड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यही तो हुआ ऑड प्लेसेस। इन ऑड प्लेसेस पे हमें किसको अरेंज करना है, कॉन्सोनेंट है कितने, इन्हीं। तो आप क्या बोलोगे कि इन 4 में से 3 प्लेस सिलेक्ट करो, 4C3, और उसमें 3 कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट कर दो, 3 फैक्टोरियल। यही तो कंडीशन थी पहले हमारी। तो हमने 4 में से 3 सिलेक्ट किए और वहां पे 3 कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट कर दिया,
और जो बचे हुए प्लेसेस हैं, 5 बचे होंगे ना प्लेसेस, उनमें 5 वॉवल का अरेंजमेंट कर दिया। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, जैसे कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये क्या है, ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ 3 ऑड प्लेसेस, ये सिलेक्शन है। फिर ये क्या है, ये है अरेंजमेंट ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि 3 ही कॉन्सोनेंट है, उनका अरेंजमेंट 3 कॉन्सोनेंट्स। और ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 5 वॉवेल्स। The number of arrangement of the letters of the word English without repetition such that the vowels are not together। अब इंग्लिश में देखो क्या है, ENGLISH, यहां पे अपने पास है 2 वॉवल, एक ये और एक ये, और ये वॉवल एक साथ नहीं होने चाहिए। कैसे करेंगे, कौन बताने वाला है, ये सोच करके बताओ। यस, चंदन को टाइम मिलेगा। टोटल में से वो वाले माइनस कर दो जिसमें वॉवल्स टुगेदर है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कितने दिख रहे हैं, लेटर 1 2 3 4 5 6 7, टोटल केसेस 7 फैक्टोरियल माइनस, अगर वॉवल को एक बॉक्स में डाल दोगे तो टोटल यूनिट कितनी हो जाएंगी, 6, तो इट विल बी 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि वॉवल्स का इंटरनल अरेंजमेंट भी होगा। तो दिस इज द नंबर ऑफ, इज दैट क्लियर। अब अच्छा देखो, ये जो है ना, ये यहाँ पे अगेन इन्होंने वो डाल दिए है, कमांड्स डाल दिए, और ऑप्शन में भी कुछ कमांड पढ़े जो अपने को समझ नहीं आ रहे। लेकिन ये कौन से वाले कमांड है, जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, जो भी महाराष्ट्र बोर्ड से होगा या जिसने भी एंड गेट और गेट वाली चीजें पढ़ी होंगी उनको समझ में आ जाएगा। जैसे वो एंड टू, इसको लिखते हैं पी और क्यू, ठीक है, निगेशन ऑफ क्यू, और इस तरीके की। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें याद रखने होते हैं। फिलहाल हम इस क्वेश्चन के ऊपर इसलिए ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि ना तो यहाँ कोई कमांड समझ में आ रही है ना यहाँ आ रही है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किसका है, स्टेटमेंट्स का है, ठीक है, लॉजिकल स्टेटमेंट का। तो एक बार आपको वो देखना पड़ेगा। हाँ, ये देखो, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक लीनियर इक्वेशन का दिया हुआ है, दैट इज x + y + z = 3, दूसरा है 2x - y + z = 2, और तीसरा है x - 2y + सम lz, ये l लिखा हुआ है, l, ठीक है, = 2 एज अ यूनिक सॉल्यूशन। इस सिस्टम के पास एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन कब हो सकता है, किसी को कुछ याद है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, यूनिक कब होता है, कुछ याद है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड? नहीं, डिटरमिनेंट 0 होगा, क्रैमर्स रूल सुना है किसी ने, क्रैमर्स रूल? नहीं भाई, तुम लोग फॉर्मूला बुक बनाओ, ये जो फालतू की बकवास करते रहते हो ना, सर हमें प्रैक्टिस करनी है, कहां से प्रैक्टिस कर ले, कौन सी बुक कर ले, ये कर ले, फलाना, उससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा भला। क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हारी प्रैक्टिस काम नहीं आने वाली कि तुमने कितनी किताबें सॉल्व करी हुई है। तुम किताब सॉल्व करके भूल जाते हो, ये रियलाइज हो रहा है कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद हम भूल जाते हैं क्वेश्चन 4 दिन के बाद। ये याद नहीं होगा एग्जाम में, क्या करोगे जाकर के? एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड। तुम्हें अगर फॉर्मूला नहीं पता, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता तो तुम क्या ही करोगे? तुम्हें क्रैमर्स रूल नहीं पता तो तुम कुछ भी लगाते रहो, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला उससे। वो बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तब आता है जब इनके जो कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट है, जब वो नॉन जीरो होता है तब आता है यूनिक सॉल्यूशन। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, अब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे और बोलोगे कि ये कैसा होना चाहिए, ये नॉन जीरो होना चाहिए। अब जरा सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके बताओ मुझे। ये तो पता होगा ना कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। फटाफट फटाफट स्टार्ट करो।
ये आएगा इसका करेक्ट आंसर। L इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो ये ऐसा लिखा हुआ ना, यही इसका करेक्ट आंसर है। ये जो 1 जैसा लिखा हुआ, अगेन कमांड उसने डाली होगी जो ठीक तरीके से नहीं दिख रही है, वो है L इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता, क्रैमर्स रूल वाला फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग बोलते हैं ना कि ये पेपर जेई के लेवल का होता है, वो सबसे बड़े गधे होते हैं, क्योंकि जेई के लेवल का कुछ नहीं है इसमें। आप ध्यान से देखो, ये सिंपल बोर्ड का क्रैमर्स रूल है, सिंपल बोर्ड का क्रैमर्स रूल है। अगर आपको नहीं पता तो क्या, ये फिर तो सब चीज जेई है, अगर आपको नहीं आता तो। Now, which among the following is not a statement in mathematical logic? देखो मैथमेटिकल जब लॉजिक पढ़ते हैं ना, लॉजिकल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो वहां पे स्टेटमेंट उसको कहा जाता है जिसकी कोई ट्रूथ वैल्यू होती है। ट्रूथ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि या तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो या फिर वो स्टेटमेंट फॉल्स हो। ठीक है, तो जब आप उसको ट्रूथ वैल्यू दे पाते हो कि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है या ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, जब आप उसकी ट्रूथ वैल्यू दे पाओगे तो आप क्या बोलोगे कि ये स्टेटमेंट है। और अगर आप उसको कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं दे सकते तो आप क्या बोलोगे कि ये स्टेटमेंट नहीं है। तो अगर आप देखोगे कि 12 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 इज नॉट, ठीक है, तो ये हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, हम इसको आराम से फॉल्स बोल पा रहे हैं। ठीक है, 9 मे बी अ प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है, ये भी हम बोल पा रहे हैं कि हाँ ये ट्रू है, ये बात, ये स्टेटमेंट सही है। 9 के लिए क्या बोला है, मे बी अ प्राइम नंबर और नॉट, ये बात सही है, 9 के लिए बात सही है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर, ये फॉल्स है, ये हमें समझ में आ रहा है। लेकिन n में भी अ प्राइम नंबर, यहाँ पे हमें n ही नहीं पता क्या है, तो हम ना तो ट्रू बोल सकते हैं ना फॉल्स बोल सकते हैं, इसलिए ये क्या है, ये स्टेटमेंट नहीं है। बाकी सारे स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट है? क्योंकि किसी को हम ट्रू या किसी को हम फॉल्स बोल पा रहे हैं। समझ में आई बात? If the mean of 100 items is 50 and their standard deviation is 4, then the sum of square of those items is, mean of 100 item is 50। mean का फॉर्मूला पता है? समेशन x अपॉन n, यानी कि 100 आइटम थे से x1 x3 से लेकर के 100 थे, तो हमने क्या किया, दिस डिवाइडेड बाय 100, ये हमें कितना दिया हुआ है 50। एक इक्वेशन तो ये हो गई। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला फिर छोड़ो, फिर तुमसे नहीं होने वाला। फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं एक काम करता हूं, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जाओ पहले ये फॉर्मूला रिवाइज करके आओ। जब ये फॉर्मूला रिवाइज करके आओगे तब तुमसे कुछ हो पाएगा। एक एक करके पहले जरा ये देखते हैं कि तुम्हें फॉर्मूले कितने पता है। यहां हो जरा, यू बी द सेट ऑफ ऑल पीपल इन इंडिया ए बी सी डी। अब ध्यान से देखना, ए is the set of males, B is the set of college students, मेल के बाद तुरंत फीमेल ही आ गई तुझे, ठीक है। C is the set of teenagers and D is the set of people having weight more than 40 kg, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनका वेट मोर देन 40 kg है। Which one of the following will represent people who are not teenagers, जो कि teenagers नहीं है, and having their weight less than 40 kg, और उनका जो weight है वो भी क्या है, वो less than। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, पहली बात तो वो teenagers नहीं है, दूसरा यहाँ पे क्या लगा है and, और तीसरी बात उनका weight भी 40 kg से कम है। जो teenagers नहीं है यानी कि C बार, जिनका वेट 40 kg से कम है मतलब कि डी बार, और एंड के लिए क्या लगाते हैं, यूनियन या इंटरसेक्शन? मुझे ना इंटरसेक्शन लगता है यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, सी बार इंटरसेक्शन डी बार। एंड के लिए इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं लगता एंड के लिए, वो और के लिए लगता है। तो अगेन वो ऑप्शन जो दिए उसमें उन्होंने कमांड थोड़ी अजीब सी लिख रखी है, लेकिन आपको ये याद रखना है। ये अब ये क्वेश्चन यार बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सबके पास अपने गट्स हैं, टैलेंट्स हैं। इसको भी कैसे गलत किया जाता है, एंड के लिए यूनियन लगा दो, हो जाएगा गलत। हाँ, इसमें 11th के टॉपिक दिख रहे हैं, मैं 12th के भी बताऊंगा। और 12th में मैंने एक टॉपिक इसमें यूज नहीं किया है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, लेकिन एरिया अंडर द कर्व के 4 से 5 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर। तो हाँ 12th देखो, ये सैंपल पेपर है, ये सैंपल पेपर वो हर साल देते हैं।
यही सेम सैंपल पेपर वो हर साल देते हैं। तो सैंपल पेपर वो सिर्फ इसलिए देते हैं आपको बताने के लिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। तैयारी आपको 11th और 12th दोनों की करके जानी है, और 12th की ज्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि कम से कम 60% पेपर 12th का होता है। If 7 times the 7th term of an AP, ध्यान से सुनना, 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term, then हमें बताना है कि 18th term क्या होगा। ये हमें बताना। सीक्वेंस सीरीज हो चुका है ना क्लास में भाई, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करके बता दो फटाफट फटाफट। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं यार। देखो कैसे प्रिपेयर करना है वो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं भी कि यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना है के लिए कल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, वो देखो जल्दी से, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर एट होम, वो आप देख लो एक बार। हम अभी ये देख रहे हैं कि क्या प्रिपेयर करना है, इसके ऊपर काम करो। हाँ, आंसर क्या है भाई इसका? 0 आंसर आया इसका, 0। ये क्वेश्चन 10th क्लास का है, पता है। और उसमें क्वेश्चन कैसे दिया होता है? उसमें क्वेश्चन दिया होता है कि n into tn equal to m into tm, then prove that t of m plus n is 0। ये क्वेश्चन दिया रहता है 10th क्लास में इन एन एपी। इफ n into tn यानी n times nth term equal to m times mth term, then you have to prove that m plus nth term is 0। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करके देखो 18 बन रहा है। अगर मैं n का वैल्यू 7 और m का वैल्यू 11 डालूंगा तो क्वेश्चन एक, पर मुझे पता है तुमने कैसे किया होगा। फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d, फिर लिखोगे 7 into a plus 6d equal to 11 into a plus 10d, फिर इसको सिंप्लीफाई किया होगा। यहाँ पे लिखा होगा t18, अच्छा t18 तो a plus 17d होता है, ये देखना है। फिर यहीं से आया होगा a plus 7d 0। लेकिन अगर आप ये याद रखोगे, ये जो मैंने नीचे स्टेटमेंट लिखा है ये याद रखोगे, तो ये 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मूला बुक में क्या जाना चाहिए? ये वाला स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट पता है, क्योंकि देखो आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट से कम का टाइम है, और ये क्वेश्चन तो आराम से आपके 2 मिनट ले रहा है। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड हमें याद रह गया वहां पे, तो ये इमीडिएटली क्लिक कर जाएगा कि समथिंग इनटू सम टर्म, समथिंग इनटू सम टर्म, ये लिखा हुआ है n into tn equal to m into, और यहां पे देखो मैच भी कर रहा है कि अगर मैं इसको और इसको ऐड करूंगा तो ये आ रहा है। ये वहां पे क्लिक कर गया तो 10 सेकंड लगेंगे, आपका टाइम बचेगा। एप्टीट्यूड के लिए यार कोई भी बुक उठा सकते हो। वैसे एप्टीट्यूड के लिए तुम लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एप्टीट्यूड इंडिया बिक्स पे जाकर के प्रैक्टिस करो। इंडिया बिक्स करके एक वेबसाइट है, वहां पे कर लो। RS अग्रवाल का बुक कर लो, नहीं तो हमने एक क्लास में बुक दिया भी हुआ है ना, RV प्रवीण करके एक बुक दिया हुआ है। कोई भी एक बुक कर सकते हो जो बैंकिंग के लिए यूज हो रही है, वो उठा करके कर, हाँ वो भी यूज कर सकते हो। समझ में आए? ओके, नेक्स्ट है द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन। भाई ये देखो, अब ये स्ट्रेट लाइन का बढ़िया क्वेश्चन। द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन x इक्वल टू y ऑन द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 1 हैज द इक्वेशन। ध्यान से सुनना, ये क्या हो रहा है। ये स्टोरी कुछ ऐसी चल रही है कि एक ये जो लाइन है ये थोड़ा मिरर की तरह काम करती है। x प्लस 2y इक्वल टू 1, ये मिरर की तरह काम करती है। अभी क्या बोल रहा है कि एक दूसरी लाइन है, ये आ रही है एक दूसरी लाइन, ये ऐसे आई। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू वाई। वो बोल रहा है कि इस लाइन का ये जो मिरर दिया हुआ ना, ये जो ब्लू कलर की लाइन को मैं मिरर मान लेता हूं, ये इसके अबाउट इस मिरर के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा? इस मिरर के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा? कोई बता सकता है कि कैसे निकाला जाएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन भी सिनर्जी में पूछा जाता है। कोई बता सकता है? देखो पहली बात तो ये है, जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये लाइन यहां पे हिट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के ऐसी चली जाएगी, ये आई, और ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी, जो इधर डॉटेड लाइन से भी कोइंसाइड कर रही है। ये बात सही है।
अब ये वाली जो रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों इस पॉइंट P से तो पास करेंगे ही करेंगे, या नहीं करेंगे? और ये P पॉइंट क्या है? इस लाइन का, ब्लू वाली लाइन का और रेड वाली लाइन का इंटरसेक्शन है। यानी कि पहला काम तो यही कर लेते हैं कि भाई इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। x + 2y = 1 एंड x = y, इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? x = y वहां पे डाल दो तो आ जाएगा 3y = 1, तो y का वैल्यू क्या आ गया? 1/3। तो ऑब्वियसली x का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 1/3। 1/3 x = y है 0। अपने मार्क्स क्यों बता रहा भाई तू? क्रिकेट का स्कोर तो तेरा कह नहीं सकते, कल तो तूने 3 छक्के मार दिए थे। तो ये आया 1/3, 1/3। अब ध्यान से देखना, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं तुम्हें आगे करके बताऊंगा भी। लेकिन मैं तुम्हें एक ट्रिक और भी बता रहा हूं कि पहले तो यही चेक कर लो ना कि इस पॉइंट से इन 4 में से कौन सी लाइन पास कर रही है। जरा सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। 1/3 1/3 यहां डालेंगे, फिर 2/3 + 1/3, हाँ ये भी कर रहा है। इधर चेक करके देखते हैं, ये आएगा 2/3, नहीं 1/3 + 2/3 + 1, ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये तो 0 नहीं हो सकता। इधर डालो 7/3 - 1/3, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसको भी चेक करके देखते हैं, 2/3 - 1/3, मतलब फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, दो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब भाई फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये कैसे देखा? तो मुझे मालूम है नीचे लिखा हुआ करेक्ट ऑप्शन, इसके आगे जाओगे कैसे, मैं ये पूछ रहा हूं। किसी को वो फॉर्मूला पता है? किसी को ये वाला फॉर्मूला पता है कि किसी पॉइंट की इमेज कैसे निकाली जाती है? ये पता है किसी को? नहीं पता? नहीं, वेक्टर वाला नहीं, इधर वाला। हाँ वेक्टर वाला ही पता है। वेक्टर वाला पता है? पता क्या होता है? सपोज कर लेते हैं यहां पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है अल्फा, बीटा, और मुझे इस लाइन के अबाउट इसकी इमेज निकालनी है। यहाँ पे ये वाली इमेज निकालनी है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये जो इमेज है ये है x, y। ये जो लाइन है, ये जो पूरी लाइन लिखी थी, ये लिखी हुई है ax + by + c = 0। अगर मुझे ये इमेज निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x - x1 / a, y - y1 या बीटा / b = -2 टाइम्स a अल्फा + b बीटा + c / a² + b। ये होता है इमेज का फॉर्मूला। दिस यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्टली। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना चाहिए इमेज का, क्योंकि अब यहाँ पे हमें ये कैलकुलेशन यूज करनी ही पड़ेगी, ना चाहते हुए भी कैलकुलेशन यूज करनी पड़ेगी। क्यों यूज करनी पड़ेगी? क्योंकि दो ऑप्शन बन चुके हैं। अब उन दो में से किसी एक को तो निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे? समझ में आ रही बात? तो उसके लिए आप क्या करोगे? अब आप उसके लिए ऐसा करो, आपको सारा का सारा डिटेल दिया हुआ, यहाँ पे कोई एक जनरल पॉइंट ले लो। ये x = y वाली लाइन थी, मैंने अल्फा बीटा को कुछ ऐसा ले लिया 1,1। अब आपको ये जो निकालना है ये कैसे आएगा? x - a का वैल्यू है y - 1 b का वैल्यू है माइनस टाइम्स, तो 1,1 यहाँ पे डालोगे तो 1 + 2 - 1 a² + b² करोगे तो ये आ जाएगा 1 + 4। अब यहां से सिंप्लीफाई करके आपका एक पॉइंट आएगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा? वो यहां पे आ रहा होगा। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, या तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो। ये वैसे बोर्ड में देखा जाए तो अच्छा बड़ा क्वेश्चन आता है, मतलब स्कूल में अगर पूछा जाता है तो बड़ा क्वेश्चन आता है। ये स्ट्रेट लाइन में भी पूछा जाता है, लेकिन कब पूछा जाता है? जब हम 3D ज्योमेट्री करते हैं। अभी जैसे ये पॉइंट आएगा, अब यहाँ पे पॉइंट आते ही साथ देखना कि उन दोनों में से कौन से ऑप्शन को वो करेक्ट कर रहा है, तब कौन सा वो सेटिस्फाई। जब आप यहां से पॉइंट निकालोगे तो आपको इस पॉइंट, अब आप देख रहे हो इस क्वेश्चन का लेवल क्या है कि कम से कम 3 मिनट का क्वेश्चन है, कम से कम 3 मिनट का। और वो भी कब? जब आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से आता होगा, ट्रिक अच्छी तरीके से आती होगी, तब आप जाकर के। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? नहीं? ये अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो उसका रूल सिर्फ सिंपल है। मुझे इसलिए आती है क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है, तुम्हें इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम्हें यह भी नहीं पता कि इसका कोई फॉर्मूला ही है।
तुम्हें ये नहीं पता कि इमेज का कोई फॉर्मूला भी होता है। अब जब तुमसे कोई पूछेगा इमेज किसकी इमेज, फॉर्मूला तो दूर की बात है। तो अगर आपको ये पता होगा तो ये क्वेश्चन होगा, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, मैं बार बार तुमसे बोलते रहता हूँ, जेई में देखो, अगर जेई का एग्जाम लिख रहे होते ना, मैं बोलता हूँ हाँ प्रैक्टिस करो, 3-3 4-4 बुक प्रैक्टिस करो। लेकिन IMU CT या सिनर्जी के एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस करना आपके लिए है, जरूरी है, लेकिन उतना जरूरी नहीं है क्या फॉर्मूला भूल करके प्रैक्टिस कर रहे हो। जेई इसीलिए डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि फॉर्मूला रिवीजन का टाइम सेपरेट होना चाहिए और प्रैक्टिस का टाइम सेपरेट होना चाहिए। जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था मैथ्स की, तो मैं सुबह कम से कम 5 घंटे तो फॉर्मूले ही रिवाइज करता था। रूल एक बार समझ लो, अच्छी तरीके से बता देता हूं, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये भी लिख लेना कहीं। रूल पता है क्या है? रूल ये है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला रिवाइज करो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, चाहे ये कितना भी खराब लग रहा हो, चाहे उस समय पे आपको कितना भी बोरिंग फील हो रहा हो, चाहे आप कितना भी अनहैप्पी हो, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, फॉर्मूला रिवाइज करते रहना है। ये रूल जेई के लिए भी काम आता है, ये रूल आईएएस के लिए भी काम आता है, ये रूल IMU CT के लिए भी काम आता है। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, अगर थोड़ा सा भी लॉजिकल सेंस होगा तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। तुम्हें क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो, अगर फॉर्मूला नहीं पता क्वेश्चन हो पाएगा तुमसे, चाहे तुम कितनी ही प्रैक्टिस क्यों ना कर लो। आजकल जो लोग बोलते रहते हैं ना कि मैथ्स इससे आता है, फिजिक्स उससे आता है, प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से आता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे किसकी? फॉर्मूले की ही करोगे ना। समझ में आ रही बात? पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो दिन का जो 1-2 घंटे का टाइम है ना, वो फॉर्मूला रिवीजन में जाएगा ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे। ये अभी अगर हम देखेंगे पिछले 10 क्वेश्चंस में, ये पहला क्वेश्चन दिखा है जो डिफिकल्ट, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन, बाकी सारे के सारे फॉर्मूला बेस है। क्लियर है? हाँ, अब देखो, जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने दिए थे, जिसपे मुझे बहुत ही ज्यादा डाउट है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया होगा, पर ये एक स्टूडेंट ने मुझे दिए थे तो मैंने इसलिए उसमें डाल दिए। cos 360 प्लस थीटा, कितने लोगों को आंसर पता है इसका? क्या बताएगा? माइनस cos थीटा इज द रॉन्ग आंसर। cos थीटा भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। हाँ, ये देखो कहां जा रहा है, ये जा रहा है ऐसा 360 प्लस, कहां गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो cos 360 प्लस थीटा इज cos थीटा, माइनस cos थीटा नहीं है। और बाकियों को जिनको आंसर ही नहीं पता है, तुम अभी से लिख लो कि फॉर्मूला रिवाइज करना है डेली बेसिस पे। कि तुम्हारा बेसिकली एक छोटा सा टेस्ट हो गया है जो तुम्हें नॉलेज के बारे में बता रहा है। cosec 90 डिग्री इज 1, क्योंकि sin 90 1 होता है, इसलिए cosec 90 भी 1 होगा। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, कौन बता सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? जस्ट रेज योर हैंड। ये बताएगा। 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपॉन रूट। ठीक है, क्या आएगा इसका रूट? कितना हुआ? 36 प्लस 4 40 प्लस 9 इज 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 7। यस, चूज द रॉन्ग आंसर। लॉग, अब ये क्वेश्चन एक बार देख लो, और जिसको समझ में आ रहा हो जस्ट रेज योर हैंड। लॉग का क्वेश्चन है, लॉग मैंने क्लास में एक बार करवाया भी हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही बेसिक्स में करवाया था मैंने। किसको आ रहा है? तुझे आ रहा है भाई, रिंकू सिंह। सेकेंड, log 1 का वैल्यू 0, ये करेक्ट है भाई, ये सही है। log 2 इंटू 3 इक्वल टू log 2 प्लस 3, ये गलत लिखा हुआ है। तो ये मतलब करेक्ट ऑप्शन में ये, वैसे देखा जाए तो रॉन्ग आंसर ये। इफ z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन mod z इक्वल टू
इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ध्यान से देखो और बताओ। फोर्थ वन इज करेक्ट। इन सबका मॉड सेम ही होता है, मॉड ऑफ z इज व्हाट, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब वो तुम इसके लिए निकालो, इसके लिए निकालो, सबके लिए सेम होता है। फोर्थ वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ E is 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ F is 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E and F is 0.2, देन हमें ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F। आयुष मुझे बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, तो ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। और ये देखो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, E इंटरसेक्शन F कितना दिया हुआ है 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना दिया हुआ है 0.3। वो पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा 2/3। क्लियर है? Now, in a probability distribution table, sum of all probabilities 1 आता है, ये मैंने क्लास में ही करवाया हुआ है, MUCT में भी आया है। डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट ऑफ f, x मतलब ये पूछ रहा है। थर्ड ऑप्शन, ये वो वाले क्वेश्चन है उन 40 में से जो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ना, ये वो वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन बहुत कम। ये ऐसे सारे नहीं आते। ये वाला ना, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन 40 में से मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही आसान होते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो 10 भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इतने आसान होंगे। लेकिन ये देखो क्या है कि आसान, ये भी कैसे पता है आसान है, क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया इसलिए ये आसान है और याद रह गया। अगर ये याद नहीं रहेगा तो प्रोबेबिलिटी सिस्टम में लोग बैठे ही रह जाते हैं। ये लिखा है द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हैज हाउ मेनी वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल है उसमें, देख के बताओ। सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। गुड। एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन x माइनस कॉस x। जिन्होंने cos x बोला है ऊपर रूम में जाकर के खुद को एक थप्पड़ मारना खींच करके, जिन्होंने cos x बोला था, ठीक है, अकेले में बाथरूम में जाकर के। L, M, N are the direction cosines of a vector, then L square plus M square 1 है इसका आंसर। क्या cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये गामा इक्वल टू 1 होता है। ये तो मैंने बिल्कुल ही बेसिक पूछ लिया, नहीं तो इसमें क्वेश्चन वो ऐसा भी पूछता है कि बताओ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये क्या होगा, क्या होगा ये? अगर ये 1 है तो ये क्या होगा, जल्दी से बताओ। पेन चला सकते हो, आजादी है पेन चलाने की, ये तो हमें पता है, ये तो फैक्ट है। यहां तो मैंने कहीं नहीं बोला 90 डिग्री पे बनाया, कहां क्यों बनाएंगे एलिमेंट? ये देखो देखो, ये जा रहा है, देखना, ये कोई रैंडम वेक्टर जा रहा है, ये बना अल्फा, ये बना बीटा, ये बना गामा। अब बताओ 90 डिग्री कौन सा है इसमें? नहीं है, 3 है ही नहीं है, एक ही वेक्टर है। अल्फा बीटा गामा क्या एंगल अपने आप के परपेंडिकुलर हो जाएंगे क्या? आई जे के यहां पे कहीं यूज ही नहीं हो रहा भाई। मैं बोल रहा हूं एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन मतलब एल का वैल्यू है कॉस अल्फा, एम का वैल्यू है कॉस बीटा और एन का वैल्यू है कॉस गामा। ये दिया हुआ है और ये पूछा था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर। ये एक ही वेक्टर की बात हो रही है, इसमें दो है ही नहीं, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1 होता है, ये तो मैंने ही क्लास में कराया था। इसका वैल्यू क्या होता है?
एग्जैक्टली। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा करो और साइन के टर्म को एक साइड पे लेकर के जाओगे तो इसका आंसर आता है 2। अगर सिनर्जी में तुमसे पूछा जाएगा, मैं पूछूंगा तो तुमसे सिनर्जी में ये क्वेश्चन पूछूंगा, ऊपर वाला नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहां पे जब आप लिखोगे ना 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, साइन के सारे टर्म एक साइड ले जाओ, ये वाला 1 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर क्या आएगा 2। आई बात समझ में? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ आई जे के इज व्हाट? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ आई जे के। सचिन कुमार मैं बोल रहा हूं बॉक्स प्रोडक्ट, बॉक्स में डॉट और क्रॉस दोनों ही होता है, और तुम्हें फॉर्मूला फिर से नहीं पता है। यार मैं कितनी बार बोल चुका हूं, यहां से जाने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि आपने आज जो क्लास में पढ़ा उसको फॉर्मूला बुक में लिख लो जा करके, तो आपके दिमाग में रिटेन करेगा थोड़े टाइम तक। उसको रिवाइज करोगे तो ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन तक रिटेन करेगा। अच्छा, किसी को फॉर्मूला पता है बॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ऐसा लिखा हुआ बॉक्स ऑफ एबीसी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनीबडी? नहीं? तो ढूंढ करके लो फिर ये फॉर्मूला। मैं नहीं बताने वाला अब तुम्हें, ये पढ़ा चुका हूं यार मैं क्लास में, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता है, क्योंकि इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो मतलब क्वेश्चन की बेइज्जती है, ये स्टैंडर्ड में आता है ये। अगर मैं ये फॉर्मूला तुम्हें बता दूंगा तो ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये क्वेश्चन की बेइज्जती है, इंसल्ट है क्वेश्चन की। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनना चाहिए? यहाँ पे क्वेश्चन बनना चाहिए कि वो लिखेगा a माइनस बी कॉमा बी माइनस सी कॉमा सी माइनस ए, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। या फिर वो पूछेगा कि a प्लस बी प्लस कॉमा बी प्लस सी प्लस ए, इसका ये है क्वेश्चंस। एक्चुअल में सिनर्जी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसलिए दे दिया था कि चेक करूंगा एक बार क्या आता है कि नहीं आता। तुम्हें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता तुम्हें। किसी को ये पता है कि बॉक्स प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट यूज की जाती है? याद आ रहा है? बहुत पहले, कई 100 साल पहले पढ़ाया गया था ये। हाँ, 3 जनवरी से पहले ही पढ़ाया था, ऑफ कोर्स 3 जनवरी से पहले पढ़ाया। ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी, दोनों ही बोल सकते हो, ध्यान से सुनो। ए डॉट बी क्रॉस सी भी बोला जा सकता है, ठीक है? तो ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी, ये दोनों ही बोले जा सकते हैं। तो जब आप यहां पे करोगे कि आई डॉट जे क्रॉस के, ठीक है, तो ये जे क्रॉस के क्या आ जाएगा? आई ही आएगा, तो आई डॉट आई इज व्हाट? वो कौड़ी का क्वेश्चन। IMU सीटी में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, सिनर्जी वाले तो ऐसे क्वेश्चन को भाव भी नहीं देंगे। क्या? हाँ, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, में एन कैप भी आता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा एन कैप, और डॉट प्रोडक्ट में आता है मॉड बी कॉस थीटा। भाई अगर तुमने वेक्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वेक्टर के वीडियोस देख लो, तो ये काम कर सकते हो, वेक्टर के वीडियोस देख लो। नहीं तो फॉर्मूला तो कम से कम सबको लिख ही लेना चाहिए ना, ये तो 12th क्लास की चीज है। और दूसरी बात, ये 12th नहीं है, 11th की चीज है। जब हम फिजिक्स पढ़ने जाते हैं तो फिजिक्स पढ़ने में भी पहले में ये चीज सिखाई जाती है, डॉट और क्रॉस। ये जरूर 12th में आता है, लेकिन इसका फॉर्मूला तो पता करो कि फॉर्मूला क्या है, इसका कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है? सिनर्जी में आपसे पूछा जाएगा, मेरा आइडिया जो है सिनर्जी में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर ऐसा क्वेश्चन। पहले वाले का आंसर होता है 0 और दूसरे का होता है 2 टाइम्स ABC। ये बोर्ड में भी प्रूफ करने के लिए बहुत पूछे, बोर्ड में जब भी आएंगे ये प्रूफ करने के लिए देते हैं कि इनको प्रूफ करो। तो ये तो तुम्हें फॉर्मूला बुक में वैसे ही डाल देना चाहिए। वैसे भी तुम जब अगर वेक्टर पढ़ोगे और फॉर्मूला बुक बनाओगे तो तुम्हें अपने आप ये वाला क्वेश्चन वहां पे मिल जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, इसका आंसर आता है 1, ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, लेकिन अगर यहां पे होता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी sin x अपॉन x, इसका आंसर क्या होता?
इसका आंसर होता 0। ये याद रखना, ये अच्छी तरीके से याद रखना, इसका आंसर होता 0। इधर आओ, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई डबल डैश, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री इसने बताई 0। कितने लोग इसकी बात से एग्री करते हैं? 1। कितने लोग 1 बोल रहे हैं? 2 लोग, चंदन और सौरभ। बाकी सब लोग हमें कुछ नहीं पता भाई, हमसे मत पूछो, हम मासूम लोग हैं, गलती से इस क्लास में फंस गए, पता नहीं क्यों फंसाए गए इस क्लास में। 0 वाले 2 कैंडिडेट हो गए ना, कौन हो गए 0 वाले? 1 2 3 हो गए भाई 0 वाले, वोटिंग बढ़ गई है 0 की। वोट के आधार पर अगर जा रहा होता तो 0 को ही मिलता करेक्ट आंसर, पर 0 पे आपको मार्क्स मिलेंगे 0 और 1 पे भी मिलेंगे 0। इस इक्वेशन का अगर उसने ऑर्डर पूछा होता ना, तो ऑर्डर तो आप 2 बोल देते, लेकिन इसका डिग्री डिफाइन कर ही नहीं सकते। मैंने बोला था इसका डिग्री है, ये आंसर है नन, इसका आंसर है नन, ठीक है? क्यों है नन? क्योंकि जब तक डेरिवेटिव टर्म का कंसर्न है, डेरिवेटिव टर्म कैसे होने चाहिए? पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। पॉलिनोमियल फॉर्म मतलब उनके ऊपर पावर कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए इंटीग्रल, वो भी पॉजिटिव, और कोई भी साइन, लॉग, ट्रिगो, व्रिगो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अब यहां पहले ही साइन घुसा हुआ है, अगर मैं साइन को हटा भी दूं और इधर ले आऊं साइन इनवर्स, तो y डैश पे साइन इनवर्स आ जाएगा। मतलब डेरिवेटिव टर्म तो कभी आजाद घूम ही नहीं सकता, या तो ये फंसेगा या फिर ये फंसेगा। अगर वो दोनों ही फंस रहे हैं, वैसे अगर देखो, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ना, मैं लिख देता कि y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई डबल डैश, तो तुम बोलते कि सर इस साइन को हटा दो, यहां से दूसरी साइड ले जाते हैं, साइन इनवर्स y हो गया। अब ये कोई डेरिवेटिव टर्म तो है नहीं, y डैश तो है नहीं, ये तो y का टर्म है, इसके ऊपर साइन इनवर्स लगाएंगे तो चलेगा। अब आ गया ये x प्लस वाई डबल डैश। हम यहां पे क्या है? यहां पे है ऑर्डर 2 और डिग्री, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आपने यहां से साइन हटाया तो अगेन डेरिवेटिव टर्म के ऊपर इनवर्स आ गया ना, या तो इस पे लग रहा है या फिर उस पे लग रहा है, दोनों में से फ्री तो कोई हो नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं हो पा रहा है कि कभी भी दोनों फ्री हो जाए। तो अगर नहीं फ्री हो रहे तो इसका केवल ऑर्डर होगा 2। ऑर्डर क्या होगा? 2। और डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, नन आएगा इसका आंसर। दैट क्लियर? कहां से हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन निपटा लिए, समझ में आ रहे हैं? इसमें मैंने एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन नहीं डाले, याद रखना। और ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें क्लास में करवाए थे, ये वाले क्वेश्चन भी क्लास में करवाए थे, ये दिसंबर में करवाए थे शायद मुझे, है ना? तो ये मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये सिनर्जी में आते ही आते हैं, IMU CT में भी आते हैं, एरिया अंडर द कर्व के 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, तो ये अपना NCERT का बुक है ना, सिंपल उसका एरिया सॉल्व, सिंपल, और कुछ नहीं करना है, केवल उसका एरिया सॉल्व कर लो, उतने से भी तुम्हें 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है?